प्रिय छात्रों, आज हम अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण के एनसीईआरटी खंड 9.5 से लेकर 9.5.2 तक का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अस्वीकरण है। देखिए, इस व्याख्यान के बाद आप सक्षम होंगे यह समझने में कि प्रणोद और दाब की मूल अवधारणा क्या है, द्रवों में दाब और उत्प्लावकता की अवधारणा क्या होती है, आखिर उत्प्लावकता क्या है, दाब क्या है, द्रवों में दाब क्या है, प्रणोद क्या है, आखिर इनका मीनिंग क्या होता है, यानी कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इस व्याख्यान में हम खंड 9.5 पर चर्चा करेंगे, प्रणोद और दबाव। फिर उसके बाद खंड 9.5.1 जिसमें तरल पदार्थों में दबाव का अध्ययन करेंगे। फिर खंड 9.5.2 उत्प्लावन का अध्ययन करेंगे, यानी कि जिसपे कि उत्प्लावकता की बात आएगी। और अंत में उदाहरण 9.6 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रणोद और दाब आखिर यह क्या होते हैं, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल सकते हैं, या आप ये कहें कि एक ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ सकता है। जबकि अगर ऊंट की जगह पर हम किसी दूसरे चीजों की अगर परिकल्पना करें, तो हमें ये मिलेगा कि जो उनके पैर होंगे वो धंसेंगे, यानी कि उस रेगिस्तान में चलने में उनको कठिनाई होगी। जबकि एक ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ सकता है, तो इसका आंसर इसका जो उत्तर है वह यह आता है, क्योंकि एक ऊंट के पैर बड़े और गद्देदार होते हैं, या कह लीजिए कि चौड़े और गद्देदार होते हैं, जो रेत के संपर्क में आने वाले क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। यानी कि मतलब यह है कि रेत के संपर्क में आने वाले उनके पैरों का जो सतह क्षेत्र है वह अधिक होता है किसी और के मुकाबले। तो यह है कि ऊंट के पैरों द्वारा रेत पर डाला गया दबाव कम हो जाता है, यानी कि दबाव के कम होने के कारण ऊंट रेत में नहीं धंसता और आराम से चल सकता है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए, हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, दबाव। तो इस दबाव का क्या मतलब है, जब हमने क्षेत्र की बात करी, ऊंट के पैरों द्वारा रेत पर डाला गया दबाव कम हो जाता है ये कहा, धंसने से बच जाता है ये कहा, तो आखिर इनका मतलब क्या है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। फिर दूसरा सवाल यह है कि हजारों टन वजन वाला, या एक सेना का टैंक जो होता है, हजारों टन नहीं बोलेंगे, अ, कई टन वाला जो एक सैन्य टैंक होता है, एक लगातार चलने वाली चेन पर क्यों चलता है। आपने अगर सेना का टैंक देखा हो, तो उसका पहली बात तो जो वजन है या द्रव्यमान जो है वह बहुत ज्यादा होता है, कई टन वजनी होता है। और कई टन वजनी एक सैन्य टैंक को जब हम चलता हुआ देखते हैं, तो देखते हैं कि उस पर एक चेन लगी होती है जिसके ऊपर वह चल रहा होता है। यानी कि एक सेना का टैंक एक सतत श्रृंखला पर क्यों टिका होता है। अब सतत श्रृंखला टैंक के भारी वजन को एक बड़े क्षेत्र पर फैला देती है, जिससे जमीन पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। यानी कि जमीन पर उसके द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाने की वजह से वह धंसता नहीं है। यानी कि टैंक नरम या असमान जमीन में कम दबाव के कारण नहीं धंसता, और वह आसानी से चलता है। तो अगर हम प्रणोद और दबाव की बात करें, या प्रणोद या दाब की बात करें, तो आखिर इनका क्या मतलब है अब समझते हैं।
मैंने 2 चीज़ें जो आपके साथ यहाँ पर साझा करी, जैसे कि ऊँट का रेगिस्तान में आसानी से चल सकना या जो मिलिट्री टैंक है, उसमें एक श्रृंखला का लगाना यानी कि चैन का लगा होना। तो देखिए, वो चीज़ हमने ऐसे जो है उसको समझा कि जो दाब है वह कम हो जाता है, तो बात यही आती है कि आखिर दाब है क्या? हम कैसे उसको परिभाषित करते हैं? तो देखिए, एक और चीज़ है कि जैसे ट्रकों और मोटर बसों में चौड़े टायर लगे होते हैं। आपने देखा होगा, जो बड़े-बड़े ट्रक होते हैं, उनमें बहुत चौड़े-चौड़े टायर का इस्तेमाल होता है या जो बस होती हैं, उनमें भी चौड़े टायर लगे होते हैं। तो आखिर क्यों होते हैं ऐसे? तो होता क्या है कि चौड़े टायर सड़क के साथ संपर्क क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जिससे कि जब संपर्क क्षेत्र बढ़ता है, तो सतह पर डाला गया दबाव कम हो जाता है। तो भारी वाहन मुलायम या दलदली सड़क में नहीं फंसते और सड़कें भी क्षतिग्रस्त नहीं होती। यानी कि यह भारी वाहनों को नरम सड़कों में धंसने या सतह को नुकसान पहुंचाने से बचने में मदद करता है। जैसे काटने वाले औजारों में नुकीले किनारे क्यों होते हैं? ये भी यह आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को काटने के लिए, तो उसके किनारे तेज क्यों होते हैं या नुकीले क्यों होते हैं? तो तीखे किनारों का संपर्क क्षेत्र बहुत छोटा होता है और जब क्षेत्र छोटा होता है तो दाब बढ़ जाता है। यानी कि नुकीले किनारों का बहुत छोटा संपर्क क्षेत्र होने के कारण जब उसको हम उस जगह पर लगाते हैं जहां हमें काटना होता है, तो दाब बढ़ जाता है और यह उच्च दाब औजार को सामग्रियों को आसानी से काटने में मदद करता है। तो देखिए, अब हम एक सरल और एक बहुत ही आसान उदाहरण के माध्यम से प्रणोद और दबाव को समझेंगे कि अलग-अलग स्थितियों के माध्यम से प्रणोद और दाब को हमें समझना है। देखिए, पहली स्थिति यह है कि ड्राइंग पिन से एक पोस्टर लगाना। ड्राइंग पिन क्या होता है? एक तरीके की पिन होती है, आपने देखा होगा, जिसका इस्तेमाल जो आपके स्कूल में जो एक पट्ट है, जहाँ पर कि आप पोस्टर वगैरह देखते होंगे कि लगता है नोटिस वगैरह लगती है, तो वहाँ पर एक पिन का इस्तेमाल होता है जिसको कि ड्राइंग पिन बोलते हैं। कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए जैसे कि एक बोर्ड है, तो चार्ट लगाने के लिए ड्राइंग पिनों को अंगूठे से बोर्ड के लंबवत दबाया जाता है। यानी कि जब आप अपने अंगूठे से एक ड्राइंग पिन दबाते हैं, एक पोस्टर लगाने के लिए, तो आप पिन के सिर पर एक बल लगा रहे होते हैं। तो मान लीजिए कि इस बुलेटिन बोर्ड की सतह के लंबवत यह बल लगाया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि यह सीधे उसके लंबवत दिशा में निर्देशित हो रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बल ड्राइंग पिन के माध्यम से स्थानांतरित होता है और यह पिन के टिप पर लगा होता है, जो एक बहुत छोटा क्षेत्र है। इस छोटे क्षेत्र के कारण दबाव बहुत अधिक हो जाता है और इस उच्च दबाव के कारण पिन आसानी से पोस्टर में घुस जाता है और इससे हमें पता चलता है कि एक छोटे क्षेत्र पर जब हम धक्का या बल लगाया जाता है तो दबाव बढ़ जाता है। यानी कि जब हम एक ड्राइंग पिन की नोक के बारे में बात करते हैं तो वहां का क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। इसलिए इस छोटे क्षेत्रफल पर बल लगाए जाने के कारण दाब जो बल प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है बहुत अधिक हो जाता है। यानी कि यहाँ से एक चीज आपने ध्यान दी अगर दी हो तो दाब को परिभाषित किया जा रहा है और दाब हमारा परिभाषित होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल। यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लगाया गया है वही दाब को परिभाषित करता है। यह उच्च दबाव पिन को बोर्ड में आसानी से घुसने और पोस्टर को मजबूती से पकड़े रखने की अनुमति देता है। यानी कि यह उच्च दाब पिन को आसानी से बोर्ड में छेद करने और पोस्टर को मजबूती से एक जगह पर बनाए रखने के लिए
आपको एक छूट देता है। तो इस उदाहरण से हम सीखते हैं कि जोर से जो एक सतह पर लंबवत कार्य करने वाला बल है, उस सतह का क्षेत्रफल जहाँ बल लगाया जाता है, मिलकर दबाव को परिभाषित करते हैं। यानी कि आप सीधा-सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि प्रणोद की अगर हम बात करें, तो किसी सतह के लंबवत जो बल लगता है, वह प्रणोद कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। प्रणोद को अंग्रेजी में थ्रस्ट बोला जाता है। तो यह जो प्रणोद है, उसका क्या मतलब हुआ कि किसी सतह के लंबवत जो बल लग रहा है, उसको प्रणोद बोलते हैं क्योंकि सतह के कुछ सतह के साथ कुछ कोण बनाते हुए भी बल लगाया जा सकता है, बट उसमें से जो सतह के लंबवत बल लग रहा होता है, उसको ही हम प्रणोद बोलते हैं। अब हम प्रणोद के माध्यम से जो दाब है, उसको परिभाषित करते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला प्रणोद है, उसको ही हम लोग दाब कहते हैं। तो आइए हम एक और व्यवहारिक स्थिति से धक्का और दबाव को मतलब कि जो प्रणोद है और जो दाब है उसको समझेंगे। तो स्थिति 2 यह है कि ढीली रेत पर खड़े होना और या फिर लेटना। जैसे कि जब आप ढीली रेत पर खड़े होते हैं, ढीली यानी कि बहुत ही भुरभुरी तरीके से रेत पड़ी हुई है। तो जब आप उस रेत पर खड़े होते हैं तो आपका भार आपके पैरों के छोटे क्षेत्रफल पर एक बल के रूप में कार्य करता है। क्योंकि आपका जो भार है, जो कि बल लग रहा है, वो छोटे क्षेत्रफल पर केंद्रित होता है, जिससे कि जो रेत का दाब है, वह अधिक हो जाता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि आपका भार जो हमारा सतह है, उसके लंबवत लग रहा है और उसके लंबवत लगने पर हम कहेंगे कि वह प्रणोद की तरह काम कर रहा है और आपके पैरों का जो क्षेत्रफल पृथ्वी के साथ या रेत के साथ जो क्षेत्र अपना बना रहे हैं, वह बहुत कम है। छोटे क्षेत्रफल होने के कारण क्योंकि आपका जो भार है वो एक छोटे से क्षेत्रफल पर केंद्रित है, तो रेत पर दाब अधिक हो जाता है, जिससे कि आपके पैर गहरे धंस जाते हैं। वहीं पर अगर आप रेत पर लेट जाएं, तो आपके शरीर का भार अब एक बड़े से क्षेत्रफल पर मौजूद है, जिसके कारण आपके क्योंकि आपका पूरा शरीर संपर्क में है, तो क्षेत्रफल सीधी-सी बात है बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल अगर बढ़ गया, आपके शरीर का भार उतना ही है, तो जो दबाव वहाँ पर है, वह कम हो जाता है। जब हम उसको अगर तुलना करना चाहें, इसके पिछले वाले अ, जैसे कि छोटे क्षेत्रफल पर केंद्रित था जब हमारा ये बल, उसके साथ अगर हम यहाँ पर इसको मिलाएँ तो हमें पता चलेगा कि रेत पर लेटने पर क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल हो जाता है, दाब कम हो जाता है, तो आपका शरीर उतना नहीं धँसता, जितना कि आपके सीधे खड़े होने पर होगा। यानी कि जब आप रेत पर खड़े होते हैं, तो आपका वजन एक छोटे क्षेत्र पर काम करता है, इसलिए दबाव अधिक होता है और आप गहराई में धँस जाते हैं। लेकिन जब आप लेट जाते हैं, तो वही वजन अब एक बड़े क्षेत्र पर बँट जाता है, इसलिए दबाव कम हो जाता है और आप कम धँसते हैं। दोनों ही स्थितियों में बल यानी कि जहाँ पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं आपके शरीर का भार या उस वस्तु का भार जिसकी हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहता है, यानी कि यह प्रणोद हो गया और रेत की सतह के लंबवत कार्य करता है, तो हम कह रहे हैं कि यह प्रणोद किसी क्षेत्रफल पर लग रहा है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद हमें दाब परिभाषित करता है। तो हम इस बल को प्रणोद कहते हैं, क्योंकि यह लंबवत लग रहा है। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से समझ आता है कि दबाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है, जहाँ प्रणोद लगाया जाता है। तो याद रखें कि अगर बल समान रहे लेकिन क्षेत्रफल बदल जाए,
तो दबाव निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो प्रणोद के बराबर होने के बावजूद अगर क्षेत्रफल बदलता है, तो जो दबाव है उसका मान भी बदल जाएगा। तो आइए जो प्रणोद है उसको हम परिभाषित करें, एक-एक करके चीज़ें समझें कि उसमें क्या होते हैं। अभी तो हम लोग ने उदाहरण के तौर पर चीज़ें देखी थी, जिसमें कि प्रणोद, दबाव, दाब, बल, भार इन सब के बारे में जाना। अब यहाँ पर उसको सही तरीके से हम कैसे समझेंगे, जानेंगे उसको हम बताते हैं। प्रणोद को अंग्रेजी में थ्रस्ट बोला जाता है, ये भी जान लीजिए, ये भी जानने योग्य बात है। तो किसी वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई। यानी कि प्रणोद का अर्थ है वह बल जो किसी सतह पर लंबवत रूप से कार्य करता है, वही बल प्रणोद कहलाता है। उसके अलावा आप जब यह देखें कि किसी सतह पर कुछ कोण बनाते हुए जो बल है वह कार्य कर रहा है, तो वो हमारा प्रणोद नहीं कहलाता। तो देखिए यहाँ पर खड़े होने पर प्रणोद आपके पैरों के क्षेत्रफल पर कार्य करता है। यानी कि जब आप खड़े होते हैं, तो आपका वजन या जो हम ये कहें जो प्रणोद है या आपका जो भार है, वो आपके पैरों के क्षेत्रफल पर काम कर रहा है और क्योंकि आपके जो क्षेत्रफल है पैरों का वो बहुत कम है, तो अधिक दाब महसूस होता है। लेटने पर वही प्रणोद आपके पूरे शरीर के अधिक संपर्क क्षेत्रफल पर कार्य करता है, जिसके कारण जो दाब है वह कम हो जाता है। तो प्रणोद का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रणोद का प्रभाव और इसी प्रणोद के प्रभाव जो कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसको हम दाब से परिभाषित करते हैं। तो यद्यपि दोनों ही स्थितियों में प्रणोद समान होता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के कारण इसके प्रभाव भिन्न होते हैं। और क्योंकि प्रभाव भिन्न है, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एक नई चीज लानी होगी जिसको कि हम परिभाषित कर सकें और दाब ही वह चीज है जो इसको आसानी से समझा सकती है। तो प्रणोद का प्रभाव जब छोटे क्षेत्रफल पर कार्य करता है, खड़े होने पर तो अधिक होता है। जब प्रणोद एक बड़े क्षेत्रफल पर कार्य करता है, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि लेटने पर। तो अब हम जो दाब है, उसको समझेंगे क्योंकि एक बात हमें पता चल गई कि प्रणोद के समान होने पर भी क्षेत्रफल पर उसका जो प्रभाव है वह अलग-अलग होता है, तो हमें एक नई चीज़ को जानना होगा, समझना होगा और वह होता है दाब। तो अब हम एक नए अवधारणा को समझेंगे जिसका नाम है दाब। जब भी कोई बल किसी सतह पर कार्य करता है, वह बल उस सतह के लंबवत होता है। तो हम उस बल को प्रणोद कहते हैं, अंग्रेजी में थ्रस्ट कहते हैं। अब दबाव का अर्थ है, अंग्रेजी में इसको प्रेशर बोलते हैं और इसका अर्थ है कि प्रणोद या बल के प्रत्येक छोटे हिस्से पर कितना भार पड़ रहा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहा जाता है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम दाब कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना प्रणोद लगता है वही उसका दाब कहलाता है। तो हम क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि प्रणोद के बराबर होने पर क्षेत्रफल के अलग होने पर उसका जो हमारा उस वस्तु में प्रभाव है वह अलग-अलग है। इस वजह से हम इसको एक नए परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए एक नई चीज़ को परिभाषित करते हैं जिसको कि बोलते हैं दाब। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रणोद होता है, वही दाब कहलाता है। यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब हम निकाल लें वही प्रणोद कहलाएगा। तो गणितीय रूप से दाब बराबर हो जाएगा प्रणोद बटे क्षेत्रफल। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं प्रणोद एक भार है, भार यानी कि बल है। हो सकता है ना प्रणोद भार हो सकता है, प्रणोद बल हो सकता है। जिनकी जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन होती है, तो प्रणोद का भी जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन हो जाएगा। क्षेत्रफल को हम वर्ग मीटर में मापते हैं, इसलिए दबाव को
न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है, जिसे हम न्यूटन पर मीटर वर्ग या फिर न्यूटन m के घात ऋण 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, दाब की इकाई को हम पास्कल भी बोलते हैं, जिसको कि हम पीए लिखते हैं। तो दबाव की इकाई पास्कल है, जिसे हम पीए के रूप में दर्शाते हैं। यह इकाई प्रसिद्ध वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखी गई है। यानी कि 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको कि हम 1 पीए बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग बोल सकते हैं या वर्ग मीटर बोल सकते हैं। तो मुख्य बिंदु इस पे क्या होंगे, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहली बात तो प्रणोद किसी सतह के लंबवत कार्य करने वाला बल है। प्रणोद यानी कि एक तरीके का बल है जो सिर्फ और सिर्फ लंबवत कार्य करता है। दूसरी चीज, दाब प्रणोद के परिमाण और उसके क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि जिस जगह पर यह कार्य कर रहा है, उसके उस जगह पर प्रणोद कितना है, उसके उसके परिमाण और क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों पर ही वह निर्भर करता है। तो छोटे संपर्क क्षेत्र पर उच्च दाब का कारण बनते हैं, जो बताता है कि नुकीली वस्तुएं आसानी से क्यों नुकीली वस्तुएं का के इस्तेमाल से हम क्यों आसानी से किसी चीज को काट सकते हैं, या चौड़े टायर धंसने से क्यों रोकते हैं। यानी कि यदि संपर्क क्षेत्र छोटा होता है तो दाब अधिक होगा, इसलिए तेज चाकू आसानी से काटता है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत छोटा है, क्षेत्रफल जो है वो बहुत छोटा है। और चौड़े टायरों का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि दबाव कम हो और वाहन रेत या मुलायम सतहों में ना धंसे, क्योंकि टायर चौड़े होने की वजह से जो उनका क्षेत्रफल है वह ज्यादा होगा। तो एक समान प्रणोद के लिए जो दाब है वह कम हो जाएगा, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद कम हो जाएगा, जिससे कि उसका जो प्रभाव है वह अलग तरीके से वहां पर हमें दिखाई देगा। तो दाब की अवधारणा बल और सतहों से संबंधित कई प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं को समझने में मदद करती हैं। यानी कि हम जानते हैं कि दबाव की अवधारणा हमारे दैनिक जीवन में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं को समझाने में मदद करती है, जैसे कि सतहों पर बलों का प्रभाव। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास लकड़ी का एक गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और इसके आयाम 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। मेज पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात कीजिए यदि इसे मेज पर इसकी विमाओं वाली भुजाओं के साथ रखा जाता है। यानी कि दो हमें यहाँ पर संभावनाएं दी गई हैं। पहला है कि जो इसका क्षेत्रफल बनेगा वो 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर बनेगा और दूसरा है कि 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर बनेगा। तो हमें दोनों ही तरीके से जो दाब यहाँ पर आ रहा है उसको निकालना है, क्योंकि लकड़ी का गुटका एक ही है। दोनों ही यहाँ पर जो हमारे पास चीजें हैं उनमें जो द्रव्यमान है 5 किलोग्राम ही है, तो दाब भी हमारा यहाँ पर बराबर ही नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो क्षेत्रफल है वह अलग अलग है। द्रव्यमान के बराबर होने पर जो भार है वह बराबर है, यानी कि प्रणोद बराबर हो जाएगा। परंतु क्षेत्रफल क्योंकि अलग अलग है तो जो दाब है वह अलग अलग निकल कर आएगा, और इसी चीज को ही हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करके देखते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, आइए उसको समझते हैं। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान जो कि है 5 किलोग्राम, विमाएं उसकी 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं। यहां लकड़ी का गुटका मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है, अर्थात प्रणोद F बराबर हो जाता है M गुणे G। तो F बराबर हम निकाल सकते हैं 5 गुणे 9.8, जो कि बन जाएगा
49 न्यूटन। इसका मतलब है कि लकड़ी का ब्लॉक मेज पर 49 न्यूटन का बल लगा रहा है और यही हमें मिल गया कि यह प्रणोद निकल कर आ गया, क्योंकि यह लंबवत होगा उस सतह के। अब अगर हम आगे इस पे बढ़ें, तो उस सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे जिस पर लकड़ी का ब्लॉक मेज पर रखा हुआ है। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पहले मामले में अगर हम देखें तो लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कि क्षेत्रफल बन जाएगा 20 गुणे 10, यानी कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम 200 वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलते हैं, तो 200 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा 0.02 वर्ग मीटर। कैसे? सेंटी एक हमारा गुणांक होता है और सेंटी को हम लोग लिखते हैं 10 की घात ऋण 2। तो जब हम 10 की घात ऋण 2 का वर्ग कर रहे होते हैं तो वो बन जाएगा 10 की घात ऋण 4। और जब उसको यहां पर हम लिखेंगे, यानी कि 200 को विभाजित करना होगा 1,0,0,0,0 से। आप इसको जब लिखेंगे और हल करेंगे तो 0.02 वर्ग मीटर मिल जाएगा आपको। तो आइए आगे देखते हैं इस पे। तो अब हम दबाव की गणना करने वाले हैं। हमने पहले दबाव ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा है और यह देखा है कि दबाव बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। यहाँ प्रणोद वह बल है जिसको कि हम थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ प्रणोद वह बल है जो ब्लॉक मेज पर लगाता है, वो भी लंबवत। और क्षेत्रफल या अंग्रेजी में जिसे एरिया कहते हैं, वह सतह के क्षेत्रफल की बात हो रही है जिस पर यह बल लगाया जा रहा है। अब हमारे पास 49 न्यूटन का थ्रस्ट या 49 न्यूटन का प्रणोद है और 0.0 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। इसलिए दबाव बराबर हो जाएगा 49 बटे 0.02, यानी कि दबाव बराबर बनेगा 2450 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर आगे क्या करेंगे हम यहाँ पर? जब गुटका अपनी विमाओं वाली भुजा 40 गुणे 20 पर रखा होता है तो यह समान प्रणोद लगाता है। अब क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 40 गुणे 20, यानी कि 800 वर्ग सेंटीमीटर। यह क्षेत्रफल पिछली स्थिति से अधिक है, इसलिए हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दबाव होगा वह कम ही होगा, क्योंकि प्रणोद में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करें हम कि जो क्षेत्रफल है उसको वर्ग मीटर में बदल लें। तो 800 वर्ग सेंटीमीटर 0.08 वर्ग मीटर पर बदल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? दबाव का सूत्र आपको याद हो गया होगा। दबाव बराबर है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद है 49, क्षेत्रफल है यहाँ पर 0.08। तो दबाव बराबर निकल कर आ जाएगा 612.5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब यह है कि जब लकड़ी के ब्लॉक को उसकी बड़ी सतह पर रखा जाता है तो दबाव 612.5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, और जब ब्लॉक को उसकी छोटी सतह यानी कि 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो दबाव अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रणोद है वह दोनों ही स्थितियों में बराबर है। तो क्षेत्रफल जब बड़ा था तो 612.5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव लग रहा था, जबकि जब हमारा क्षेत्रफल थोड़ा-सा छोटा था। आप ऐसा समझिए, ऐसा एक बार और समझते हैं इसको, कुछ इस तरीके से कि जब लकड़ी के ब्लॉक को उसकी बड़ी सतह पर रखा जाता है तो दबाव है 612.5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और जब उसकी छोटी सतह पर रखा जाता है तो दबाव अधिक हो जा रहा है, जो कि है 2450 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो बड़े आसानी से ये चीजें समझ पर आ रही होंगी।
अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हुए तरल जो होते हैं हमारे, उनमें दाब कैसे हम परिभाषित करते हैं, क्या समझते हैं, उसको हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो होता क्या है, सभी तरल पदार्थ जैसे कि गैस भी एक तरल पदार्थ है, वह दाब लगाते हैं। तो अब हम तरल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो द्रव है, देखिए एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। द्रव्य को हम अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं, जबकि द्रव द्रव जो होता है, द्रव यानी कि जो जैसे पानी है वह द्रव है। तो सबसे पहले हम द्रव और गैस की अगर बात करें तो दोनों को ही तरल पदार्थ बोल सकते हैं हम, क्योंकि वह बह सकती हैं। तो जो चीज बह सकती है उसको हम तरल बोलते हैं। यानी कि तरल पदार्थ प्रवाहित हो सकते हैं और अपने पात्र का आकार ले सकते हैं, यानी कि जिस पात्र में उनको रखा जाएगा उस पात्र के आकार को वह अनुग्रहित कर लेते हैं। अब होता क्या है कि एक ठोस अपने वजन के कारण एक सतह पर दबाव डालता है। यह आप जानते हैं, क्योंकि ठोस को हम समझते आए हैं, अभी हमने एक उदाहरण के द्वारा निकाला भी है कि जिस सतह पर वो रखा होता है उस पे दबाव डालता है वो। तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस का भार सतह पर नीचे की ओर बल लगाता है, जिससे हम कहते हैं कि वह सतह में एक दबाव बना रहा है। इसी तरह तरल पदार्थों का वजन होता है, उनमें भार होता है, वे उस पात्र के आधार और दीवारों पर भी दबाव डालते हैं जिसमें वे बंद होते हैं। यानी कि होगा क्या कि तरल पदार्थ अपने भार के कारण अपने कंटेनर की सतहों के खिलाफ दबाव डालते हैं। यानी कि तरल पदार्थ उन सतहों के विरुद्ध धकेलते हैं जो उन्हें उनके वजन के कारण धारण करती हैं। यानी कि तरल पदार्थ किसी भी सीमित द्रव्यमान में लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में बिना कमी के संचारित होता है। तो यदि हम एक स्थिर तरल पदार्थ लेते हैं जो अ, किसी हमारे एक ऐसी पात्र में मौजूद है जो कि पूरी तरीके से बंद है, तो तरल पदार्थ के किसी भी सीमित द्रव्यमान में लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में बिना कमी के संचारित होता है। और यह तरल पदार्थों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जिसे हम पास्कल का सिद्धांत कहते हैं, जिसको और अच्छी तरीके से आप जब कक्षा 11 में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझना उचित होगा कि तरल पदार्थ जब किसी एक पात्र के अंदर मौजूद होते हैं, किसी बंद पात्र के अंदर, और उसके किसी एक हिस्से में थोड़ा-सा दबाव लगाया जाता है, वह दबाव बिना किसी कमी के हर दिशा में संचरित होता है। यह पास्कल का सिद्धांत कहलाता है और तरल पदार्थों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसका मतलब है कि द्रव के पूरे यानी कि तरल के पूरे भाग में दबाव समान रूप से वितरित होता है। यह सिद्धांत तरल के व्यवहार को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तरल में अगर हम दाब की व्याख्या करें, तो कैसे इसको हम मतलब परिभाषित करेंगे? तरल पदार्थ जैसे कि द्रव या फिर गैस अपने भार के कारण दाब डालते हैं जिस पात्र में उनको रखा जाता है। उनकी सतहों पर अपने भार के कारण वह जो है वो एक दाब लगाते हैं। यह दबाव कंटेनर की हर सतह पर कार्य करता है, यानी कि जिस सतह पर भी यह जुड़े होते हैं उन सतहों पर यह दाब लगता है। तो पात्र के आधार जो कि नीचे वाला सतह होता है, उस पर भी, पात्र के दीवारों पर यानी कि उसके किनारों पर भी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रव्य के अंदर दाब सभी दिशाओं में समान होता है, चाहे वह ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर हो या फिर किनारों पर हो। यानी कि एक गहराई पर, यानी कि समान गहराई पर हर जगह पर कहीं पर भी आप देखें, जो दबाव होता है एक तरल में वह बराबर होता है। तो जब तरल पदार्थ परिबद्ध होते हैं, यानी कि बंद होते हैं किसी
जो हमारा पात्र है उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो एक बिंदु पर दाब में कोई भी परिवर्तन तरल के सभी भागों में समान रूप से संचरित होता है और यह पास्कल का नियम कहलाता है, जिसको कि अभी हम लोग ने देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और एक नए तरीके के एक अवधारणा को समझेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं उत्प्लावकता। उत्प्लावकता का मतलब क्या है? तो देखिए, इसको हम एक गतिविधि से समझें। उत्प्लावन बल की अवधारणा को समझना और यह कैसे किसी तरल पदार्थ, यानी कि जैसे इस मामले में पानी में डूबी हुई वस्तुओं पर कार्य करता है, इसको हमें समझना है। तो चलिए इसकी पूरी कार्य प्रणाली को हम समझते हैं। एक खाली की प्लास्टिक बोतल लीजिए। एक खाली प्लास्टिक की बोतल लीजिए। बोतल के मुंह को एक वायुरोधी डॉट से बंद करें, यानी कि आप उस बोतल को एयर टाइट स्टॉपर से कसकर बंद कर दें ताकि अंदर से हवा ना निकल सके। अब चलिए इस बोतल को पानी से भरी एक बाल्टी में डालते हैं। ध्यान से देखें कि बोतल पानी की सतह पर तैर रही होगी, डूब नहीं रही है। यह तैरना इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी बोतल पर एक बल लगा रहा है जो उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बायंट फोर्स बोला जाता है। तो इस गतिविधि में हमें यह समझना है कि जब कोई वस्तु पानी या किसी तरल में रखी जाती है, तो तरल उस वस्तु को ऊपर की ओर बल लगाकर एक समर्थन प्रदान करता है। तो देखिए इसको हम और समझते हैं। अगर हम अवलोकन करें और उसका स्पष्टीकरण देखें, जब आप बोतल को पानी में धकेल रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपको पानी से एक ऊपर की ओर धक्का महसूस होता है। यानी कि अगर एक नहाने वाला मग्घा जो होता है, अगर हम उसका भी इस्तेमाल करें, उसको भी अगर नीचे धक्का दें, तो उसपे भी उसको ऊपर आने जैसा आप महसूस कर सकते हैं। और जितना अधिक हम बोतल को धकेलते हैं, उतना ही यह आगे ऊपर की तरफ धकेलना मुश्किल हो, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लग रहा होता है, जिसके कारण हमारा उसको और धकेलना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि पानी की बोतल एक ऊपर की ओर बल का अनुभव कर रही है, जिसे हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। और यह ऊपर की ओर बल तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि बोतल पूरी तरीके से पानी में डूब नहीं जाती। यानी कि जब आप बोतल छोड़ते हैं, तो वह पानी की सतह पर वापस कूद आती है, जिसका मतलब यह है कि वह उछलती है। तो हम यह कह सकते हैं कि देखिए, द्रव या तरल जो है, वस्तुओं को ऊपर की ओर बल लगाकर ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और यह बल उत्प्लावन बल कहलाता है और यह जो पूरा हमारा अवधारणा है, वह उत्प्लावकता कहलाती है। तो आइए इस पे हम एक और चीज समझें, जैसे कि उत्प्लावन बल की कुछ मुख्य अवधारणाएं या महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या-क्या हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बोतल पर कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण बोतल को नीचे की ओर खींच रही है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बावजूद जब हम बोतल को पानी की सतह में छोड़ते हैं, तो वह पानी में डूबती नहीं है। या आपने उस बोतल को गहराई में भी ले जाकर अगर छोड़ा है, तो वह ऊपर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी बोतल पर एक ऊपर की ओर बल लगा रहा है और यह बल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। बोतल तभी तैरती है जब उत्प्लावन बल बोतल के भार के बराबर या उससे अधिक होता है। अगर बोतल का भार अधिक होगा उत्प्लावन बल से, तो वह बोतल डूब जाएगी, जिस तरीके से एक पत्थर पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि पत्थर का भार उसमें लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा हो जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि बोतल पूरी तरीके से पानी में डूबी रहे, तो हमें एक बाहरी बल लगाने की आवश्यकता है, जो उत्प्लावन बल के विपरीत काम करेगा और उसको डुबोने में मदद करेगा। तो हमने सीखा कि उत्प्लावन किसी तरल पदार्थ जैसे कि
पानी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया एक ऊपर की ओर बल है जब उसे उसमें रखा जाता है या डुबोया जाता है। और यह बल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात ऊपर की ओर। और इस उत्प्लावन बल का परिमाण इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु ने कितना तरल विस्थापित किया है, जिसको कि आगे हम आर्किमिडीज के नियम के तौर पर देखेंगे। ध्यान रखिएगा, उत्प्लावन बल का परिमाण वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके भार पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात है ये। तो जैसे जैसे हम बोतल को पानी में गहराई से धकेलते हैं, यह अधिक पानी को हटा देती है, इसलिए उत्प्लावन बल बढ़ जाता है। और जब यह उत्प्लावन बल बोतल के भार के बराबर हो या अधिक हो जाता है तो बोतल तैरने लगती है। और जब आप बाहरी बल हटाते हैं तो बोतल अपने आप ऊपर की ओर चलती है, क्योंकि उत्प्लावन इसे ऊपर की ओर धकेलता है। तो अगर हमें बोतल को डूबा हुआ रखने के लिए बलों को संतुलित करना है तो कैसे करेंगे? यानी कि हमें अब यहाँ पर समझना है कि बोतल को पानी में पूरी तरीके से डुबोए रखने के लिए क्या करना होगा। जब किसी बोतल को पूरी तरह से पानी में डुबोने की आवश्यकता होती है तो पानी को ऊपर की ओर बल अर्थात उत्प्लावन बल संतुलित करना पड़ेगा, तभी वह बोतल डूबेगी। तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें एक बाहरी बल लगाने की आवश्यकता होती है, जो नीचे की ओर काम करता है, यानी कि उत्प्लावन बल के एकदम विपरीत दिशा में। यह बाहरी बल कम से कम बोतल के उत्प्लावन बल और वजन के बीच के अंतर के बराबर होना चाहिए। यानी कि वजन यानी कि भार तो पहले से ही नीचे कार्य कर रहा है, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ कर रहा है, तो हमें उस बोतल को डुबोने के लिए जो अलग से बाह्य बल लगाना है, उत्प्लावन बल और भार के बीच जितना अंतर है उतना हमें नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। यानी कि हम उत्प्लावन बल की परिभाषा और प्रकृति को अब समझ सकते हैं। यानी कि उत्प्लावन बल क्या है? यह बोतल को धकेलने वाले पानी का ऊपर की ओर लगने वाला पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाला एक बल है, जिसे हम उत्क्षेप भी कहते हैं। जब प्रत्येक वस्तु को द्रव या तरल में डुबोया जाता है तो यह बल उस पर कार्य करता है, और यह बल द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि द्रव या तरल जितना अधिक सघन होगा उतना ही अधिक उत्प्लावन बल होगा। यानी कि अब हम उत्प्लावन से संबंधित दो रोचक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला है, तैराकी करते समय आपको पानी में हल्का क्यों महसूस होता है? तो होता क्या है कि जब आप पानी में होते हैं तो पानी आपके शरीर पर एक ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यह उत्प्लावन बल आपके भार के विपरीत होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जब आप पानी तरल में होते हैं या पानी में होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वह कम हो जाता है, क्योंकि उसके विपरीत दिशा में उत्प्लावन बल लग रहा होता है पानी के द्वारा। तो आपको कम भार महसूस होता है, जिसका मतलब है कि आपको हल्का महसूस होता है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब एक बाल्टी पानी के बाहर होती है तो वह भारी क्यों महसूस होती है? यानी कि पानी से भरी बाल्टी भारी क्यों लगती है जब उसे पानी से पूरा बाहर निकाल लिया जाता है? तो जब आप एक बाल्टी पानी को मतलब एक बाल्टी को पानी के अंदर देखते हैं और वहां से उसको फिर बाहर निकालते हैं, तो होता क्या है कि पानी के अंदर मौजूद होने पर बाल्टी में ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लग रहा होता है, जो उसके अपेक्षित भार को कम कर देता है। तो यह बल उसके प्रभावी भार को कम करता है, इसलिए बाल्टी हल्की महसूस होती है। लेकिन जब बाल्टी को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है तो इस पर कोई उत्प्लावन बल नहीं लगता, इसलिए बाल्टी उतना ही भारी लगती है जितना वो असल में होती है। जैसे लोहे और स्टील या इस्पात से बना एक जहाज समुद्री पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतनी ही मात्रा में लोहा और स्टील
अगर एक चादर के रूप में हो तो वह डूब जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो होता यह है कि सबसे पहले तो देखिए, आपको यह समझना है कि जहाज का डिजाइन कैसे काम करता है। जहाजों को इस तरीके से बनाया जाता है कि वे पानी के एक बड़े आयतन को हटाते हैं, जिसका मतलब यह है कि वे पानी को विस्थापित करते हैं। तो जब कोई जहाज पानी में होता है तो उसके नीचे का पानी हट जाता है। उत्प्लावन बल का मान जहाज के भार के बराबर या अधिक होता है, इस कारण जहाज डूबता नहीं है बल्कि पानी में तैरता है। लेकिन अगर वही लोहा और इस्पात बहुत पतली चादर में बनाया जाए तो वे बहुत कम पानी को हटा पाएंगे, जिसका मतलब यह है कि उन पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल बहुत कम होगा, क्योंकि उत्प्लावन बल पूरी तरीके से निर्भर करता है किसी वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार पर। और जब उत्प्लावन बल सीट के भार से कम हो जाता है तो सीट डूब जाती है। इसलिए समझें कि जहाज इसलिए नहीं डूबता क्योंकि यह पानी का एक बड़ा आयतन हटा देता है, जिसके कारण इस पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल तरल के जो भार है उस पर क्यों विस्थापित हुए भार मतलब विस्थापित हुए तरल के भार पर निर्भर करता है। इस वजह से जो उत्प्लावन बल है वह काफी लगता है और वह जहाज के भार को संतुलित कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर एक लोहे की सीट को पानी में डाला जाए तो वह पानी या जो तरल है उसके बहुत कम आयतन को विस्थापित करती है, जिससे कि उस पानी के विस्थापित हुए आयतन का जो भार है वह बहुत कम होता है और इसके कारण जो लगने वाला उत्प्लावन बल है वो भी बहुत कम होता है। और जो लोहे की सीट या जो एक पतली चादर है उसके भार से कम हो जाता है उसमें लगने वाला उत्प्लावन बल और इसी कारण वह डूब जाती है। तो आइए अब हम लोग सारांश की तरफ बढ़े, यानी कि आज हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ी। ध्यान दीजिएगा कि आर्किमिडीज का जो नियम है उसको हम जो अगली हमारे व्याख्यान होंगे उस पे हम जानेंगे। अभी हम लोग जो भी आज हम लोग ने पढ़ा है उसको सारांश के रूप में देखते हैं। तो होता क्या है कि प्रणोद किसी सतह के लंबवत कार्य करने वाला एक बल है जिसे न्यूटन में मापा जाता है, जबकि दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रणोद है जिसे पास्कल में मापा जाता है। समान प्रणोद के लिए दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो बताता है कि नुकीली वस्तुएं कुंद वस्तुओं की तुलना में अधिक दाब क्यों उत्पन्न करती हैं। द्रवों में दाब सभी दिशाओं में लगता है और गहराई के साथ बढ़ता है। यही कारण है कि बांध जैसी संरचनाएं आधार पर मोटी बनाई जाती हैं। उत्प्लावकता द्रवों द्वारा डूबी हुई वस्तु द्रवों में डूबी हुई वस्तुओं पर द्रवों के द्वारा लगाया जाने वाला ऊपर की ओर एक बल है। इसका परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है और ध्यान दीजिएगा जो उत्प्लावन बल है किसी वस्तु में जो लगता है वह उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो उत्प्लावन बल और भार के बीच की अंतःक्रिया यह निर्धारित करती है कि कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है या डूबती है, जिसको कि हम और अच्छी तरीके से आर्किमिडीज के नियम को समझने के बाद जानेंगे। मैं आशा करता हूं जो मैंने चीजें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं एक नए व्याख्यान में एक नए दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।